Yes, hello students. Today we will learn the principle of arts. लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स को कंप्लीट किया था. आज हम प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स को लर्न करेंगे. देखिए, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स आर अ फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट वी यूज व्हाइल लर्निंग एंड अप्रिशिएटिंग आर्ट. जब हम किसी भी आर्ट को कंप्लीट करते हैं या फिर कहें कि हम सीखते हैं या लर्न करते हैं, तो उन सब के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है. दे आर अनडाउटेबली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विजुअल आर्ट. कहते हैं जैसे हम एक बिल्डिंग को रेडी करते हैं बाय ब्लॉक्स, ऐसे ही हम आर्ट को रेडी करते हैं इन कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख कर. कोई भी आर्ट नहीं पूरी हो सकती इन प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स के बिना. यानी एक आर्टिस्ट को इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो आज इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं जो मैं आपको के साथ अभी डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहले है इसमें बैलेंस. देखिए, कोई भी आर्टिस्ट जब किसी पेंटिंग को ड्रॉ करता है तो उसमें बैलेंस जरूर होना चाहिए. यहाँ पर देखिए, बैलेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ आर्ट एलिमेंट्स. आपको एलिमेंट्स तो पता है कि क्या क्या होते हैं, कि कलर कंट्रास्ट क्या होता है, क्या प्रपोर्शन होता है, वो सब आपको मालूम है. लेकिन वो कह रहा है कि बैलेंस होना चाहिए, यानी कितनी जगह में कौन सी चीज आनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ आर्ट एलिमेंट्स. लाइक रूम में बहुत सारा फर्नीचर है, हम उस फर्नीचर को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं जिससे ब्यूटी क्रिएट हो रही है. यहाँ पर देखिए कि वो कह रहा है बैलेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ आर्ट एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस विजुअल सिमेट्री इन अ पिक्टोरियल और स्कल्पचर कंपोजिशन. वो कह रहा है कि सिमेट्री होनी चाहिए इन ए पिक्टोरियल, चाहे आप उसको ड्रॉ करें या फिर स्कल्पचर के माध्यम से, यानी कि 3D फॉर्म में या फिर कंपोजिशन में. ठीक है. लाइक बैलेंस इज ऑफन रेफर टू एज सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल. अब क्वेश्चन उठता है एसिमेट्रिकल क्या होता है और सिमेट्रिकल क्या होता है. मैंने बताया था जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, लाइक मैंने ग्लास ड्रॉ किया, अगर मैं ग्लास में एक वर्टिकल लाइन सीधा खींचूं तो मैं ग्लास को अगर हाफ ड्राइंग अगर ग्लास की इधर ऐसी है तो दूसरी तरफ भी बिल्कुल अपोजिट साइड भी बिल्कुल सेम होगी. इसका मतलब होता है सिमेट्रिकल. लेकिन अगर मैं यही एक ट्री को करूं, लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको शायद समझाया है इस चीज के लिए कि अगर मैं ट्री को एक पार्ट से हाफ करूं तो आपको ट्री की बोथ साइड इक्वली नहीं दिखाई देंगी, बिकॉज ट्री इज अ नेचुरल फॉर्म एंड इट वी कैन से इट इज अ असिमेट्रिकल. यहाँ पर देखिए, इस चिन्ह को देखिए, यहाँ पर ये साइन देखिए, यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है आर्टिस्ट ने कि यहाँ पर सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन की देकर एक 2 डॉट का साइन दिया हुआ. ठीक है, जैसे कि ये आपका डिवाइड का साइन होता है. ऐसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक ये बड़ा सर्कल बनाया हुआ है सेंटर में. यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे स्मॉल सर्कल. लाइक आपने बहुत सारे जगह में देखा होगा कि एक बहुत लोग लेडीज बिंदी को ऐसे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्म वो नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट ने बैलेंस क्रिएट किया, देखने में हमारी आंखों को अट्रैक्ट कर रहा है. ये रेडियल फॉर्म है, यानी हमारी आंखें चारों तरफ से मूव कर रही है. सो बैलेंस इज ऑफन रेफर टू एज सिमेट्रिकल, asymmetrical और रेडियल. ये सिमेट्रिकल हो गया बिकॉज बोथ साइड्स आर सेम, both dots are same and the far away those are same also. And now here this is small and this is big in size, and now it is far away from it horizontal line. Okay, so now बैलेंस का मतलब समझ में आया. यानी एक आर्टिस्ट को इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपनी पेंटिंग में एक ब्यूटी क्रिएट कर पाएगा. उसके बाद आता है एम्फेसिस या डोमिनेंस. आर्टिस्ट किसी जब अपनी पेंटिंग को तैयार करता है तो हम उसमें एक फोकल पॉइंट जरूर बनाते हैं. फोकल पॉइंट का मतलब होता है हम अपनी पेंटिंग में अपने व्यूअर को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो दृष्टि है वो किसी एक जगह पर आके रुके. अब इस एग्जाम्पल से देखिए, आप यहाँ पर समझिए. यहाँ पर देखिए आर्टिस्ट ने इस जो एग्जाम्पल को समझाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए येलो, बिकॉज इट कम्स या इट गिव्स अस लाइट. येलो कलर में सबसे ज्यादा लाइट होती है, और उसके बाद उसने रेड कलर को फॉर्म किया. अब यहाँ पर सारा कलर जो है वो उसने ब्लैक और एक मूवमेंट में शो किया हुआ है. अब हमारी आंखें इस पूरी पेंटिंग में कहाँ टकराती है, यहाँ आकर.
बिकॉज ऑफ रेड, बिकॉज ऑफ येलो, यानी लाइट के अंदर उसने रेड आकर्षण को दिखाया है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए पूरी पेंटिंग एक जैसी है, लेकिन हमारी आंखें कहाँ आकर रुकती है, यहाँ आकर रुकती है। इसका मतलब आर्टिस्ट ने यहाँ पर हमें फोर्स किया है, हमारी आंखें फोर्सफुली उस चीज को देखने के लिए तैयार हो जाती है। हम पूरी पेंटिंग को देखने पर बार बार हमारी दृष्टि यहीं जाती है। ऐसे ही इसको पूरा देखेंगे तो बार बार हमारी आंखें यहीं आकर इसी फोकल पॉइंट पे आकर टकराती है। तो ये आर्टिस्ट की अपनी एक्सपर्टीज होती है, वो एक्सपर्ट होता है इस काम को करने के लिए, उसके पास नॉलेज होगी तभी वो अपनी पेंटिंग में इन सब चीजों को दे पाएगा। यहाँ पर देखिए डोमिनेंस इज द एम्फेसिस ऑफ वन पार्ट ओवर अनदर, यानी कहने का मतलब यह है कि किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग दिखाया जाता है। सब ऑर्डिनेशन ऑफ द अदर रिजल्ट, यानी अलग रिजल्ट दिखाया जाता है। एम्फेसिस रेफर्स टू द क्रिएटेड सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और अ फोकल पॉइंट। वो कह रहे हैं एम्फेसिस रेफर्स, या ये जो जोर दिया जाता है, ये जो क्रिएट होता है, ये सेंटर ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारे इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, ध्यान रखा जाता है इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, और फोकल पॉइंट बनाने के लिए कि हमारी नजरें यहाँ पर आके दिखे, रुके, अट्रैक्ट बनाने के लिए पेंटिंग को। द प्लेस इज एन आर्ट वर्क वेयर योर आई फर्स्ट लैंड्स, यानी सबसे पहले तुम्हारी आई वहां पर आकर रुके, जैसे कि आप इन दोनों पेंटिंग में देख सकते हैं। It occurs when the artist manipulates the elements of art so that your eyes is drawn to a particular area। वो कहता है ये कब होता है, जब आर्टिस्ट हर मैनिपुलेट कर लेता है, यानी हर काम कर लेता है, अपनी पेंटिंग को पूरा रेडी कर लेता है। उसके बाद जब वो फिनिशिंग टच में आता है तब वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या दूं। उस टाइम पे वो जब उन सब एलिमेंट्स को रखता है तो तभी वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं, कोई एक फोकल पॉइंट बनाऊं जिससे मेरे अपने व्यूअर को अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूं, एक फोकल पॉइंट दे सकूं। In the following pictures, the artist has used space and colors contrast to create the desired emphasis। यानी आर्टिस्ट जो चाहता था, जो दिखाना चाहता था, उसने इन सब पेंटिंग, इन दोनों पेंटिंग में वो दिखाया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे हमारा रिदम, मूवमेंट। देखिए रिदम का मतलब यहाँ पर है रिपीटेशन, यानी हमारे काम में रिदम होनी चाहिए। आप देखते हैं जब हम पोयम बोलते हैं तो हमारे जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो लास्ट में आकर हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, जिससे हम एक फॉर्म बना लेते हैं, हाँ ये पोयम है, ये शायरी है, समझ रहे हैं। सेम ऐसे ही हमारी आर्ट में भी बिल्कुल वैसे ही होता है, रिपीटेशन होता है आर्ट एलिमेंट्स का। लाइक देखिए यहाँ पर आर्टिस्ट ने ये वाली पिक्चर आपको दिखाई हुई है जेब्रा। अब ये जो जेब्रा लाइंस होती है ये देखिए, अब ये देखिए समान दूरी पर एक दूसरे के साथ बनी हुई है, यानी पैटर्न को रिपीट किया गया है यहाँ पर, जिससे ये एक मूवमेंट क्रिएट करती है, जिससे ये एक मूवमेंट क्रिएट करती है। इसको देखिए यहाँ पर भी देखिए, इसको ये एक मूवमेंट क्रिएट कर, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि एक पेंटिंग के अंदर ये भी बहुत जरूरी है, आर्टिस्ट को इस प्रिंसिपल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसे कैसे रिपीटेशन देने हैं, कैसे मूवमेंट लाना है अपनी पेंटिंग में, ये आर्टिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए। रिदम इज द रिपीटेशन ऑफ आर्ट्स एलिमेंट्स प्रोवाइडिंग प्रोग्रेसिव एंड रिलेटेड मूवमेंट। प्रोग्रेसिव एंड रिलेटेड मूवमेंट यानी उसी से रिलेटेड लेता हुआ मूवमेंट में दिखाता है। व्हेन वी सी एन आर्ट वर्क कॉन्सिक्वेंसली और सबकॉन्सियसली आवर आईज मूव्स इन अ रिदम, यानी हमारी आईज इसी तरीके से रिदम में मूव्स करती है जब हम कोई भी आर्ट वर्क को देखते हैं। रिदम और मूवमेंट रेफर्स टू द सजेशन ऑफ मोशन थ्रू द यूज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग तरीके के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको यूज करके अपने रिदम, अपनी पेंटिंग में रिदम और मूवमेंट को शो कर सकते हैं। Sometimes a pattern, repetition or reoccurrence of a design elements, exact or varied, is used which establishes a visual beat zebra crossing। यानी इसमें दिखाया हुआ है कि जेब्रा क्रॉसिंग से आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं। समटाइम्स अ पैटर्न, एक पैटर्न हम चलाते हैं और उस पैटर्न को रिपीटेशन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से एक डिजाइन एलिमेंट्स बनता है और वो एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी वो हमें एक मूवमेंट देता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखो आर्टिस्ट ने एक फॉर्म तो बनाई है लेकिन कलर्स अलग अलग यूज किए हुए हैं, कुछ इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आपने पहले भी समझा होगा कि प्रोपोर्शन में होता क्या है, यानी आर्टिस्ट को इस चीज की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि कौन सी चीज कितनी छोटी और कितनी बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको रूम का एग्जांपल देती हूँ, एक
बेडरूम में किस टाइप की चीजें होनी चाहिए, एक लिविंग एरिया में आपके किस किस ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत है, आप वहां पर कौन कौन सा फर्नीचर वहां पर रखेंगे, किस साइज का फर्नीचर आपको रखना चाहिए। आपको ये नॉलेज कैसे पता चलेगी, जब आपको अपने रूम का साइज इक्वली पता होगा, क्योंकि रूम के साइज ही डिपेंड करता है और फर्नीचर के साइज पर, आपको फर्नीचर स्मॉल साइज का चाहिए या फर्नीचर बिग साइज का चाहिए। सेम एज आर्टिस्ट को भी सेम नॉलेज होनी चाहिए, जब वो अपनी पेंटिंग क्रिएट करता है तो उसको ये पता होना चाहिए मैं कितनी इमेज को कितना बड़ा बनाऊं और कितना छोटा बनाऊं। यहाँ पर देखिए ये तीनों एनिमल्स की ही पिक्चर है, जो फोकल पॉइंट है ये जो सबसे आगे, क्योंकि आर्टिस्ट इसको बता, आपको खुद ही पता चल रहा होगा, देखते ही पता चल रहा होगा, इसमें डिटेलिंग ज्यादा है। इट इज इन बिग साइज, ये बड़े साइज का है। उसके बाद इससे पीछे ये इससे छोटा बना दिया, लेकिन आपकी आंखों को देखने से पता चल रहा है कि ये डॉग के पीछे बैठी है कैट, समझ रहा है। ऐसे ही ये कैट के पीछे बैठा है रैबिट, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्ट ने इसके साइज को वेराइट किया है, यानी डिफरेंट वे में रखा हुआ है। डॉग का साइज कुछ और है, कैट का साइज उससे और छोटा हो गया और रैबिट का साइज उससे और छोटा हो गया। इन तीनों को सेम प्लेस पे ड्रॉ किया हुआ है। ये देखिए अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो लगभग देखो ये थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर है, ये देखो यहाँ से कैट थोड़ी सी दूरी पे, अगर मैं कैट से रखूं तो ये लगभग इसी के साथ ही है, लेकिन साइज छोटा करने से आपको ऐसा क्रिएट हो रहा है, आपकी आईज को ऐसा इमेजिन हो रहा है। तो proportion is the size of parts in relation to a whole and to one another। कहता है proportion is the size of parts, जो भी साइज पार्ट्स, जो भी हम पार्ट्स ड्रॉ कर रहे हैं उनका साइज इन रिलेशन लेता हुआ है टू अ होल एंड टू वन अनदर। स्केल रेफर्स टू रिलेटिंग साइज टू अ कांस्टेंट सच एज अ ह्यूमन बॉडी। कहता है स्केल रेफर्स टू रिलेटिंग साइज, स्केल रेफर करता है एक रिलेटिंग साइज टू ए कांस्टेंट सच एज अ ह्यूमन बॉडी। देखिए ह्यूमन बॉडी में जब हम एक हेड की ड्राइंग करते हैं हमें पता होता है जितना बड़ा एक इंसान का हेड होगा उसके बाद उसकी जो होल बॉडी है वो 7.5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मैंने अपनी वीडियोस में एक पिक्चर बनाई हुई है जिसमें मैंने ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शन दिया हुआ है, उसको देखिएगा तो आप समझिएगा कि एक मेल बॉडी, एक एडल्ट बॉडी वो पूरी 7.5 प्रोपोर्शन में होती है। तो वो आप 7.5 प्रोपोर्शन में कैसे डिवाइड करेंगे, लाइक जितनी हाइट एक हेड की होती है उतने टाइम्स आपको अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी को उतने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, लाइक उतनी हाइट पे हर पार्ट को डिवाइड करता है 7.5 पार्ट्स में, यानी 7 पार्ट्स तो इक्वली डिवाइड होता है, उसके बाद वो हाफ पार्ट्स में। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये नेचर ने तो हमें बता दिया, लेकिन अगर आर्टिस्ट को इसकी नॉलेज नहीं है तो वो कैसे बनाएगा अपनी पेंटिंग में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो इन सब चीजों की आर्टिस्ट को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब वो कह रहा है इन ए लैंडस्केप एवरीथिंग इज मेड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन एंड पर्सपेक्टिव टू ऑब्टेन अ सेंस ऑफ रियलिज्म। एक लैंडस्केप में आपका जो फोकल पॉइंट होता है, फिर मिडल पॉइंट होता है, फिर आपका बैकग्राउंड होता है, एक तो आपका फोरग्राउंड होता है, मिडल ग्राउंड होता है और तीसरा आपका बैकग्राउंड होता है। आर्टिस्ट को ये नॉलेज होनी चाहिए जितनी भी एलिमेंट्स, वो जितनी भी चीजें वो फोरग्राउंड में यूज कर रहा है डेफिनेटली वो उनके पास रियलिटी होनी चाहिए, रियलिस्टिक लगना चाहिए, उसके साथ साथ उसमें डिटेलिंग होनी चाहिए, उसका कलर कंट्रास्ट ब्राइट होना चाहिए। लेकिन वही जब वो मिडिल में जाता है तो जो उसने फोरग्राउंड में ड्रॉ किया हुआ है वो मिडिल में जाकर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और उसके कलर्स जो होते हैं वो थोड़े डल हो जाते हैं जैसे उसने फ्रंट में ड्रॉ किए थे। ऐसे ही अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो बैकग्राउंड में और विविडनेस आ जाएगी जिसकी वजह से एक हमें रियलिटी शो होती है। The size of the following animal in proportion to each other is very important while sketching them another together। Sorry, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है जब हम अलग अलग एनिमल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, अलग अलग एनिमल्स को, तो देन आर्टिस्ट को नॉलेज होना चाहिए कि कुत्ते की बॉडी कितनी बड़ी हो सकती है, एक कैट की बॉडी कितनी बड़ी हो सकती है और एक रैबिट की बॉडी कितनी बड़ी हो सकती है। यहाँ पर देखिए इसने एनिमल्स को ड्रॉ किया हुआ है तो आर्टिस्ट को ये पहले अपनी ऑब्जर्व नॉलेज होती है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने डॉग की बॉडी को कितना बड़ा और उसके बाद उसको छोटा और उससे छोटा, यानी आर्टिस्ट को ये नॉलेज है ये एनिमल इज इन बिग साइज कंपेयर टू कैट एंड सेम एज यहाँ पर रैबिट है, रैबिट इज स्मॉलर देन कैट। नेक्स्ट हार्मनी, सेजान बहुत बड़े आर्टिस्ट है, जब इन्होंने अपनी बातों में
जब एक स्टेटमेंट दिया था, और ये पोस्ट इम्प्रेसिज्म के आर्टिस्ट थे, और इन्होंने अपनी पेंटिंग में लिखा था कि जब एक पेंटिंग बिल्कुल तरीके से सही होती है तो वो हारमनी अपने आप लेकर आती है। हारमनी का मतलब क्या होता है? यूनिटी, यानी लय होनी चाहिए उसके अंदर। हमारी आंखों को वो चीजें अट्रैक्ट करनी चाहिए। आपने जितने भी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स पढ़े हैं, ये जो जितना भी ये जितनी भी आप प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी आईज को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। लाइक फिनिशिंग पॉइंट पे ये आर्टिस्ट को नॉलेज होना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखिए, द मोर न्यूमरस एंड वेराइड दे आर, द मोर द इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड एंड एग्रीडेबल टू द आई। यानी ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी हो सकते हैं। मोर द इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड एंड एग्रीडेबल टू द आई, लेकिन ये हमारी आई को acceptable होने चाहिए। Unity is achieved when the component of a work of art are perceived as harmonious, giving the work a sense of completion. हारमोनी वह लय वो है जो एक पेंटिंग को लाकर कहीं ना कहीं कंप्लीट करती है। ठीक है। इन ए गुड वर्क ऑफ आर्ट ऑल आस्पेक्ट क्रिएट अ शॉर्ट ऑफ हारमोनी। जितने भी गुड आर्ट्स होती है उसके अंदर एक हारमोनी, एक लय होती है। हारमोनी इज अचीव्ड इन एनी वर्क बाय यूजिंग सिमिलर और रिलेटेड एलिमेंट्स थ्रू आउट द वर्क। पूरे वर्क में अगर हारमोनी को हमें लेना है तो वो सिमिलर ऑब्जेक्ट या रिलेटेड एलिमेंट्स को यूज करके बनाया जा सकता है। लाइक मैं एक लाइब्रेरी की पिक्चर बना रही हूँ, लेकिन मैं लाइब्रेरी में कोई पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन मैं लाइब्रेरी में कुछ लिविंग रूम का मटेरियल उसके अंदर ड्रॉ कर दूँ, तो क्या वो हारमोनी क्रिएट करेगी? नहीं, ये हमारी आंखों को जचेगा ही नहीं, बिकॉज मैंने उसको नेम दिया लाइब्रेरी रूम, और उसके बाद मैं उसके अंदर कुछ और उससे अपोजिट कुछ और काम कर रही हूँ, तो वो मेरी आंखों को जचेगा ही नहीं। मुझे उससे रिलेटेड एलिमेंट्स को ही यूज करना है, उसको क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर यूनिटी देने के लिए। यानी वहाँ पर बुक्स होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, रीडिंग एरिया होना चाहिए। इन सब चीज़ों की मुझे नॉलेज होगी तभी मैं उस हारमोनी को क्रिएट कर पाऊंगी। ऑल मास्टर पीसेज एंड ब्यूटी ऑफ नेचर कैन बी टेकन हियर एज एग्जाम्पल। जितने भी मार्केट में आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, लाइक ऑल मास्टर पीसेज होते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर होती है, यानी हमारी प्रकृति में जो भी सुंदरता है इस चीज़ को आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्लावर्स के साथ जैसे कि लीफ है, तो ये आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है यहाँ पर कि Dictionary defines abstraction as an expression or work in which subject is not realistically presented or even recognized। यानी जो चीज होती है हम उसको रियल में ड्रॉ नहीं करते, हम उसको पहचानते हैं। यानी वो रियलिस्टिक नहीं होती। जैसा आदमी का फेस होता है, फेस नहीं होता, पूरे हम लाइट शेडो के थ्रू उसको ड्रॉ नहीं करते। सिर्फ हम नोज के लिए लाइन दे देते हैं, आईज के लिए लाइन दे देते हैं, लिप्स के लिए कि यहाँ लिप्स होते हैं, यहाँ नोज होते हैं, यहाँ आईज होती है, उसी से हम पहचान लेते हैं ये इसका चेहरा है। आप देखते हैं कितने बार टीवी में ये जो आपका आजकल ग्राफिक्स यूज करके कितने सारे एनिमेशन पिक्चर्स बनाए जाते हैं, उसमें आप देखते हो कितने पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको उनको बनाया जाता है, उनकी एनिमेटेड जो पिक्चर्स आपको दिखाई जाती है, आप फौरन पहचान जाते हो, हाँ ये मोदी की पिक्चर है, हाँ ये सोनिया गांधी की पिक्चर्स है। क्यों पहचान जाते हो? क्योंकि आर्टिस्ट इस चीज में एक्सपर्ट है कि उसको ऐसा क्या ड्रॉ करना है जिससे जो व्यूअर है वो उसको पहचान सके। वो उसकी कुछ एक ऐसी रियलिटी उस फॉर्म में डाल देता है, बॉडी को छोटा बड़ा कर देता है, लेकिन उसकी आंखों को, उसके बालों के या उसके रहने की स्टाइल को ऐसा बता देता है जिससे आप फौरन उसको पहचान जाते हो, उसकी एक आइडेंटिटी अपनी पिक्चर में डाल देता है। ऐसा ही सेम वर्क पिकासो ने अपनी इस पिक्चर में किया हुआ है। सी, लुक चिल्ड्रन, हेयर द पिक्चर्स ऑफ बुल। ओके, यहाँ पर बुल की पिक्चर्स हैं, लेकिन आर्टिस्ट ने देखो कितने तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। आगे हमारा एक चैप्टर आएगा केव पेंटिंग का, रॉक केव पेंटिंग का, उसमें भी आप देखना कि जो पुराने केव मैन होते थे, जो प्रिमिटिव पर्सन होते थे, वो किस प्रकार से ड्रॉ करते थे, वो लाइंस फॉर्म में ड्रॉ करते थे। देखो पिकासो ने भी यहाँ पर लाइंस फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है। देखिए ये बुल की पिक्चर्स हैं सारी, लेकिन उसने अलग अलग फॉर्म में ड्रॉ किया, और आप इस पिक्चर को देखते ही पहचान जा सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको बुल ही बोल देंगे, देखते ही बुल बोल देंगे, लेकिन हाँ आपको एक कुछ एनिमल ऐसा पता लग जाएगा कि हाँ ये काऊ है, बुल हो सकती है, तो आपको इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के इसको पता चल जाएगा। तो आर्टिस्ट इसको रियलिस्टिक ना बनाकर एक न्यू फॉर्म में डिफाइन करता है, यानी वो रूल्स को ब्रेक करता है।
रूल्स क्या है, इतना प्रोपोर्शन होना चाहिए, ऐसा बॉडी होना चाहिए, ये रूल्स है। लेकिन यहाँ पर आर्टिस्ट ने रूल्स को ब्रेक किया। यहाँ पर देखिए, it actually originated as a style of art wherein a realistic object was reduced। यानी जो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्टेड टू इट्स बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। It evolves after a series of realistic drawing when with the flaw and expertise a complete drawing is abstracted to its basic elements leaving just a gesture of it। यानी जेस्चर के थ्रू भी एक आर्टिस्ट को नॉलेज होना चाहिए, जेस्चर के थ्रू भी वो उस चीज को बता सकता है, यानी व्यूअर को समझ में आ जाती है वो चीजें। बाय द लुक ऑफ इट इट फॉलोज अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ अ लाइन ड्राइंग टू अ कंप्लीट वन। यानी पूरी जो इस पिक्चर को आप देखेंगे लाइन ड्राइंग है, लाइन ड्राइंग को रिपीटेशन में कैसे आर्टिस्ट ने शो किया हुआ है, एक अपनी पेंटिंग को कंप्लीट किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस सी द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बुल बाय पिकासो इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर को आप देखें तो आपको पता चलेगा। बट कह रहा है इन अ न्यूअर कॉन्सेप्ट द टर्म एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज वाइडली यूज्ड फॉर एनी नॉन फिगरेटिव और नॉन रिप्रेजेंटेशन आर्ट। यानी वो फिगर नॉन फिगरेटिव भी हो सकता है, हम सिर्फ साइन के थ्रू अपने व्यूअर को बता सकते हैं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। It is not anything specific or concrete. It simply explores the relationship of forms and colors completely detached from reality। यानी explores the relationship of form, relationship of forms होती है and colors completely detached from reality। colors अलग भी हो सकते हैं उससे। स्टाइलाइजेशन, स्टाइलाइजेशन में क्या है ये देखिए। पहले मैं इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो पिक्चर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप एक सन की पिक्चर को देखिए। क्या रियलिस्टिक में सन ऐसा होता है? जो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इसको सिर्फ इसका मूवमेंट से ही, इसके कलर टेक्निक से आपको ये पता चल रहा है कि ये सन की पिक्चर है। यहाँ पर देखिए कि ये जो आप ट्री देख रहे हो, क्या रियलिस्टिक में ट्री ऐसे होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन आर्टिस्ट ने अपनी अपनी नॉलेज के माध्यम से यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये ट्री है। हमको देखते ही हम व्यूअर हैं तो जैसे हमें देखते ही ये पता चल रहा है कि हाँ ये ट्री की पिक्चर है। क्यों? बिकॉज ट्रंक बिल्कुल वैसी है, लीफ होती ही है, ब्रांचेस होती ही हैं। सो ट्री में वो सारे एलिमेंट्स जो ब्रांचेज होते हैं, अब सन की रेज निकलती है तो यहाँ पर रेज को शो किया हुआ है चारों तरफ गिरते हुए। तो ये सब चीजें क्या है? ये स्टाइलाइजेशन दिया है, स्टाइल दिया है, पेंटिंग्स को यूनिक मूवमेंट में दिया। स्टाइलाइजेशन इज एडिशन improvisation of artificial elements into an artwork to make it visually attractive। जो visually हमें attract करते हैं। It may not look real but it appeals to the eye। वो रियल नहीं होता लेकिन हमारी आईज को पता चल जाता है। Lines and forms are simplified for the shape of ornamentation। वो कहते हैं लाइंस एंड फॉर्म्स जो होती है वो बहुत सिंपल शेड से यूज की जाती है और ऐसी पिक्चर्स ज्यादातर फोक आर्ट में यूज की जाती है फॉर द सेक ऑफ ऑर्नामेंटेशन। इट इज अ डेकोरेटिव generalization of figures and objects where they reduce to motifs and patterns। example a style the sun and a tree। example के लिए यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो it is a decorative generalization। यदि ये डेकोरेटिव है, डेकोरेटिव पैटर्न, डेकोरेटिव फिगर्स बनाई जाती है। फोक आर्टिस्ट जो होते हैं वो इस टाइप के पिक्चर्स को अपनी पेंटिंग्स में ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है समिंग अप। टू लर्न आर्ट और टू अप्रिशिएट आर्ट नॉलेज ऑफ दीज एलिमेंट्स एज प्रिंसिपल इज मैंडेटरी। कहता है अगर आपको पूरा विजुअल आर्ट को अच्छे से समझना है तो एक आर्टिस्ट को इन सब चीज़ों के एलिमेंट्स के, लिम्स ऑफ आर्ट के, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स के, इन सब की नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। एज यू प्रोग्रेस इन दिस फील्ड दीज वर्ड्स आपको ये टॉक परमानेंट प्लेस इन योर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज गिविंग यू एन एज all others why do not study art who do not study art as you progress in this field। जैसे जैसे एज अब क्योंकि आप इस फील्ड में प्रोग्रेस करते हो तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपको परमानेंट प्लेस दिलाते हैं इन योर एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी लैंग्वेज में। गिविंग यू एन एज जो आपको एक पाथ देते हैं, किनारा देते हैं। और ऑल अदर्स हु डोंट स्टडी आर्ट किन से अलग कर देते हैं आपको, एक जो लोग स्टडी आर्ट की नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी विजुअल आर्टिस्ट को पेंटिंग्स को ड्रॉ करने से पहले लिम्स ऑफ आर्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स की नॉलेज होना बेहद जरूरी है।
इन्हीं के आधार पर एक पेंटिंग को पूरा किया जा सकता है। ओके क्लास, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।